हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 का वीडियो है एयर। इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके वीडियो जब देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक भी ओपन रखें और साथ में इम्पोर्टेंट टर्म्स, कंसेप्ट्स को अंडरलाइन करें और जहाँ ज़रूरत क्वेश्चन फ्रेम्स होते हो वहाँ से अपने स्तर पर क्वेश्चन भी फ्रेम करें, उनके आंसर्स भी तैयार करें। ओके। एटमॉस्फेयर, जैसा कि हमने डोमेन्स में पढ़ा है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और ये तीनों जहाँ इंटरकनेक्ट हो वहाँ बनता है बायोस्फीयर। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ के सराउंडिंग जो एयर की जो लेयर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर प्लेनेट अर्थ। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ depends on the atmosphere for their survival। तो all living things के लिए तीनों ही डोमेन्स ज़रूरी है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ये तीनों का होना ज़रूरी है। ये जहाँ तीनों कनेक्ट होते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। It is this mass of air that has made the temperature on the earth livable। एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हमारे जीवन जीने के अनुकूल बना हुआ है। यदि एटमॉस्फेयर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री के लगभग रहेगा, जिसमें कि हमारा सर्वाइवल कर पाना असंभव होगा। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की संरचना किन चीज़ों से मिलकर बनता है एटमॉस्फेयर। इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड इन बल्क क्वांटिटीज। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैसेज हैं वो है नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। इसका मतलब 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर में टिनी डस्ट पार्टिकल्स भी सम्मिलित होते हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट। तो ब्रीथिंग सिस्टम में हम एयर को अंदर लेते हैं और उस एयर में से हमारे लंग्स ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और बाकी गैसेज को बाहर एक्सेल कर देते हैं। साथ में हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी एक्सेल कर देते हैं। नाइट्रोजन इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत ही इसेंशियल है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। पौधे नाइट्रोजन को सीधे एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं। तो किस फॉर्म में लेते हैं देखिए। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो प्लांट्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट्स में और सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं
वो सॉइल को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उस नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज करके प्लांट्स के लिए यूजेबल बना देते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन्स and animals take oxygen from the air as they breathe. During photosynthesis, green plants produce oxygen. In this way, oxygen content in the air remain constant. देखिए कितना बढ़िया बात यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो स्थिर कैसे बनी हुई है। उसका स्थिर बने रहने का, जबकि ह्यूमन और लिविंग थिंग्स है वो अपने श्वसन में ऑक्सीजन को काम में ले रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट एटमॉस्फेयर में कम होनी चाहिए। लेकिन जितनी अमाउंट हम लोग ऑक्सीजन की यूज़ करते हैं उतनी ही अमाउंट प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्रोड्यूस कर दी जाती है। इसलिए इसकी जो क्वालिटी है एटमॉस्फेयर में जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाई ह्यूमन्स और एनिमल्स seems to be equal to amount used by the plants which make a perfect balance। कार्बन डाइऑक्साइड का भी बैलेंस बना हुआ है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग थिंग्स छोड़ रही हैं उनको प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, उससे ये भी कांस्टेंट बनी हुई है एटमॉस्फेयर में। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर, इसकी लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The atmosphere is divided into 5 layers. How many layers? 5 layers. एटमॉस्फेयर को 5 परतों में विभाजित किया गया है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस से और टॉप तक का जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 परतों में बांटा गया है। दीज आर, ये इस प्रकार है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर and exosphere। Troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 km and the air we breathe exists here. In this layer, all weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occurs। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट लिथोस्फेयर से और ऊपर 13 किलोमीटर तक है। और सभी जो मौसमी गतिविधियां हैं, रेनफॉल, फॉग, ये सब इसी लेयर में होती है। कौन सी में? ट्रोपोस्फेयर। अब देखते हैं हम सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। तो ये माने 14 से 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक में स्ट्रेटोस्फेयर है। दिस लेयर is free from clouds and associated weather phenomena which make it most ideal for flying aeroplanes। It contains a layer of ozone gas। स्ट्रेटोस्फेयर है ये, इसमें किसी प्रकार की मौसमी गतिविधियां नहीं होती, इसलिए ये एरोप्लेन्स की उड़ान के लिए आइडियल है। अब देखते हैं मेजोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर
इसका मतलब 51 से लेकर के 80 किलोमीटर जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर है वो है मेसोस्फेयर। मेट्रोटाइज बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटायरिंग फ्रॉम स्पेस। अब देखते हैं थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विच इंक्रीजिंग हाइट। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे ऊपर जाते हैं। लोनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। दिस लेयर्स हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो थर्मोस्फेयर है, ये रेडियो तरंगों को वापस भेजने का काम करती है। यदि थर्मोस्फेयर ना हो तो रेडियो तरंगे वापस अर्थ पर नहीं आएंगी। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एक्सोस्फेयर। अपर मोस्ट लेयर क्वेश्चन बनता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फेयर and starting layer of the atmosphere is troposphere. This layer has very thin air. एक्सोस्फेयर में बहुत कम एयर है, बहुत थिन है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम एयर। वेदर एंड क्लाइमेट, दोनों ही शब्द जनरली हमें बहुत सुनने को मिलते हैं और दोनों को कई बार हम साइनोनिम्स भी समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन देखिए दोनों में अंतर है। वेदर जो है वो डे टू डे की चेंज होता रहता है या एक ही दिन में कई बार चेंज हो सकता है। और क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस किसी पर्टिकुलर एरियाज़ की का एवरेज निकाला जाता है। मोर देन 30 ईयर्स का एवरेज निकालते हैं तो उससे उस एरिया का क्लाइमेट डिफाइन होता है। टेम्परेचर। द टेम्परेचर दैट वी फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो तापमान हम प्रतिदिन महसूस करते हैं वो एटमॉस्फेयर वायुमंडल का तापमान होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन भी बनता है व्हाट इज़ टेम्परेचर, आंसर हो जाएगा द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। द टेम्परेचर चेंज बिटवीन डे एंड नाइट एंड सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। Insolation. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy interrupted by the earth. The amount of insolation decreased from the equator towards the poles. तो amount of insolation इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जो सन लाइट की जो अमाउंट है वो कम होती जाती है, कम रिसीव कर पाती है अर्थ। क्योंकि इक्वेटर पर सन रेज सीधे पड़ती हैं जबकि इक्वेटर से पोल्स की तरफ ये तिरछी होती जाती हैं। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। टेम्परेचर इन सिटीज़ इन मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। गाँवों की तुलना में शहरों का तापमान अधिक होता है। क्या कारण है सोचिए। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इज इन बिल्डिंग्स एंड द एस्फेल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड यूज raise the temperature of the cities. Air pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface. अर्थ सरफेस पर एयर का जो वेट बनता है उसको एयर प्रेशर कहते हैं।
As we go up the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly. जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, एयर प्रेशर तेज़ी से कम होता जाता है. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल. सी लेवल पर यह हाईएस्ट होता है. एंड डिक्रीज विद हाइट. हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट ए गिवन प्लेस. एयर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से भी प्रभावित होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा एयर प्रेशर ज़्यादा होगा. इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर gets heated and rise. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weathers. In areas having lower temperature, the air is cold and heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. तो एयर जो है या मूवमेंट ऑफ गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है. और विंड जो है ये मूवमेंट ऑफ द एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज. विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड. यहाँ क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज विंड. Winds can be broadly divided into 3 types. 3 टाइप्स में विभाजित किया गया है मोटे रूप से विंड्स को. परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड्स. परमानेंट विंड को देखते हैं. द ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स. दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. सीजनल विंड्स, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स. फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, ये कहलाती है सीजनल. सीजन के हिसाब से सीजन के डायरेक्शन चेंज हो जाए. लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इज ए स्मॉल एरिया. जैसे हमारे यहाँ पर लू चलती है राजस्थान में. मॉइस्चर, व्हेन वाटर इवोपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपोर. मॉइस्चर इज द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. व्हेन द एयर इज फुल of water vapor we call it's a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increased and so it become more and more humid. When the water vapor rises, the starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. Precipitation that's come down to the earth in liquid form is called rain. On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall. इस प्रकार से ये लेसन आपका यहीं समाप्त होता है.